गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं लेसन नंबर 24 के बारे में, जो है हमारा मानव का परिसंचरण तंत्र। मानव के परिसंचरण तंत्र का आज भाग 1 है और मानव के इस परिसंचरण तंत्र में हम बात करेंगे परिसंचरण तंत्र में काम आने वाले रक्त के बारे में, हृदय के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परिसंचरण तंत्र की हमारे शरीर को आवश्यकता क्यों पड़ी। परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर की हर कोशिका में विभिन्न प्रकार के पदार्थों की सप्लाई करता है, माने कि उपयोगी पदार्थों को पहुंचाता है और अनुपयोगी पदार्थों को उन कोशिकाओं से लेकर उत्सर्जी अंगों तक पहुंचा देता है। जो एक कोशिक जीव हैं, जैसे कि आप जानते हैं अमीबा, पैरामीशियम, उसके अलावा एक स्तरीय और द्विस्तरीय जंतु जैसे कि हाइड्रा हुए, ऐसे जंतु, उन जंतुओं का शरीर जो संगठन है वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटे जंतु होते हैं और जलीय आवास में मैक्सिमम रहते हैं। उनके शरीर की सतह या यूं कहते हैं हर ऊतक और कोशिका वातावरण से सीधे संपर्क में होती है, माने कि उन्हें वातावरण से उन कोशिकाओं को सीधे ही चीजें मिल जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन हुआ, और वो सीधे ही वातावरण में दूसरे अपशिष्टों को छोड़ देती हैं, जैसे कि मान लीजिए गैस की ही बात कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हमारा शरीर बड़ा है, हमारे शरीर की हर कोशिका वातावरण के संपर्क में नहीं है, तो हमारे शरीर की हर कोशिका को वातावरण से भोज्य पदार्थ, ऑक्सीजन आदि पहुंचाना और उन कोशिकाओं में बनने वाले अपशिष्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन अपशिष्टों को बाहरी वातावरण तक स्थानांतरित करने के लिए सबसे जरूरी अंग है हमारा परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र में मुख्य रूप से आते हैं रक्त, हृदय और रुधिर वाहिनियां। हमारे परिसंचरण तंत्र में सबसे पहले हम बात करेंगे रक्त के बारे में। रक्त के बारे में बात करने से पहले एक बात और बात कर लेते हैं हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रकारों के बारे में। इन प्रकारों में से हमारा परिसंचरण तंत्र कौन है और वो कैसा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर बात करें कि सभी जीवों में जिन जिन में भी परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, उनमें परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। पहला परिसंचरण तंत्र होता है खुले प्रकार का, जो आद्य जीवों में पाया जाता है, जैसे कि मॉलस्का और कीटों में। और दूसरे प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है बंद प्रकार का। पहला जो खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, उसमें क्या होता है, इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में तरल द्रव कोशिका तथा ऊतकों के मध्य प्रवाहित होता है, अर्थात विशिष्ट बंद नलिकाओं में नहीं बहता। उदाहरण के लिए मॉलस्का और कीट। ये मॉलस्का और कीटों में जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो खुले प्रकार का होता है। अब खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, अभी आप बात करते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में। हमने कहा परिसंचरण तंत्र में मुख्य प्रवाही तरल जो होता है वो रक्त होता है और वो रुधिर वाहिनियों में बहता है, ऊतकों या कोशिकाओं के सीधे संपर्क में नहीं होता, माने कि हमेशा वाहिकाओं में ही बहता है। ऐसे परिसंचरण तंत्र को कहते हैं हम बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र, जिसमें संवहनीय तरल, जिसे हम रक्त कहते हैं, वो संवहनीय तरल बंद नलिकाओं में बहता है, जैसे कि मनुष्य, स्तनधारी प्राणी। क्लियर? तो हम डायग्राम से थोड़ा सा स्पष्ट कर लेते हैं कि खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र क्या होता है और बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र क्या होता है। हमने भी बात करी कि परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य है ऊतकों और कोशिकाओं को भोज्य पदार्थ और अपशिष्ट पदार्थों का स्थानांतरण करना। इन दो प्रकार के प्राणियों के बारे में बात कर रहे हैं, ये कीट है और ये हमारा केंचुआ है। ठीक है, केंचुए में पाया जाने वाला जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो बंद प्रकार का होता है, जबकि कॉकरोच में पाया जाने वाला या टिड्डे में पाया जाने वाला जो परिसंचरण तंत्र है वो खुले प्रकार का होता है। खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र को और ज्यादा यहां इस डायग्राम से स्पष्ट देख लेते हैं। ये हमारा बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है, आगे इसको हम डिटेल पढ़ेंगे जब हृदय की बात करेंगे।
ये होता है खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र। खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र में भी संवहनी तरल होता है जो पदार्थों को परिवहित करने में सहायता करता है, या यूं कहें कि एक तरह से कैरियर का काम करता है, उसे ढोता है। ठीक है, एक हृदय होता है और वाहिनियां भी होती हैं, लेकिन वाहिनियां आगे जाकर खुली हुई होती हैं। देखिए, जो ब्लड होता है उसे हार्ट या संवहनी तरल होता है, उसे जो दिल होता है वो पंप करता है। पंप होने के बाद ये वाहिनियां शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं, और शरीर के विभिन्न भागों के बाद ले जाने के बाद एक साइनस या गड्ढों में छोड़ देती हैं। इन गड्ढों में ऊतक या कोशिकाएं डूबी हुई होती हैं। क्लियर? उन्हें साइनस कहा जाता है। जिन गड्ढों को साइनस कहा जाता है, जिन गड्ढों के अंदर ऊतक होते हैं। ये जो ऊतक होते हैं, ये ऊतक इस ब्लड की कटोरी में एक तरह से डूबे हुए रहते हैं, और उसी ब्लड में इनके इन अंगों के चारों तरफ ब्लड ही ब्लड होता है, और उन्हीं ब्लड से वो ऑक्सीजन को ले लेती हैं और उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती हैं, पोषक तत्व ले लेती हैं, अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ देती हैं। फिर ये ब्लड वापस प्रेशर के साथ कहां चला जाता है? नलिकाओं से होते हुए हृदय में। माने कि यहां रक्त कुछ समय के लिए ऊतकों या कोशिकाओं के संपर्क में सीधा आया है। क्लियर? जबकि बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रुधिर हृदय द्वारा पंप किया जाता है, और हृदय में पंप करने के बाद वो शरीर के विभिन्न भागों में अलग अलग शाखाओं से चला जाता है। अलग अलग शाखाओं में जाने को हम थोड़ा एक नॉर्मल डायग्राम से समझ लेते हैं। यहां सपोज कीजिए हृदय से एक बड़ी धमनी निकली जिसे कहा जाता है महाधमनी। यह महाधमनी कई शाखाओं में बंटकर हमारे शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर का परिवहन करती है। इन्हें हम कहते हैं धमनियां। फिर ये धमनियां भी और कई शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं, और कई शाखाओं में विभक्त होने के बाद अब इन पतली शाखाओं को कहते हैं धमनिकाएं। क्लियर? ये महाधमनी, क्लियर, ये धमनी और ये धमनिका। अब ये धमनिकाएं भी आगे जाकर अत्यंत महीन रुधिर वाहिनियों में बदल जाती हैं, और सबसे पतली रुधिर वाहिनियों को आप जानते हैं किस नाम से जाना जाता है? उन्हें कहा जाता है केशिकाएं। क्लियर? तो ये केशिकाएं हैं। केशिकाओं के आसपास ऊतक या कोशिकाएं होती हैं। फिर ये केशिकाएं वापस आपस में मिलती हैं, और आपस में मिलकर एक बड़ी वाहिनी बनाती है। यह बड़ी वाहिनी कहलाती है शिरीका। अलग अलग स्थानों से आने वाली शिरीकाएं आपस में मिलती हैं और बड़ी वाहिनियां बनाती हैं। इन बड़ी वाहिनियों को कहते हैं शिराएं। और अलग अलग स्थानों से आने वाली शिराएं आपस में मिलकर एक बड़ी शिरा बनाती है, या यूं कहें एक बड़ी वाहिनी बनाती है जिसे कहा जाता है महाशिरा। और ये महाशिरा हृदय में खुलती है। क्लियर? हृदय से निकलना और हृदय में ही चला जाना वापस घूमकर। क्लियर? तो इस प्रकार रुधिर वाहिनियों से रक्त कभी भी बाहर नहीं आता है। महाधमनी लिख देता हूं मैं यहां, धमनी, धमनिका, सबसे पतली केशिका, केशिका से आपस में मिलकर बनी बड़ी नलिका, शिरिका, शिरिका से आपस में मिलकर बनी बड़ी नलिका,
शिरा और शिरा से मिलकर बनी महाशिरा। क्लियर? तो रुधिर बाहर नहीं आया। अब आप कहेंगे कि रुधिर जब बाहर नहीं आया तो पोषक तत्व कोशिकाओं तक कैसे पहुंचेंगे? तो देखिए, जो केशिकाएं हैं उन केशिकाओं में पाया जाने वाला जो भित्ति है वो अत्यंत पतली होती है, केवल एक स्तरीय होती है लगभग और शल्काकार उपकला की बनी होती है। ये झिल्ली इतनी पतली होती है कि तरल छनकर, रुधिर कणिकाओं को छोड़कर तरल छनकर इन नलिकाओं से बाहर आ जाता है। इसे हम उत्तक तरल भी कह सकते हैं। क्लियर? और इसी तरल से ये कोशिकाएं उन पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेती हैं। क्लियर? और इन्हीं में अपने अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ देती हैं। फिर बाद में ये तरल लसिका तंत्र के माध्यम से वापस महाशिरा में पहुंच जाता है। क्लियर? रक्त किसी भी प्रकार से नलिकाओं से बाहर नहीं आता, इसीलिए हमारे रुधिर परिसंचरण तंत्र को बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्लियर? एक बार वापस समझ लेते हैं। ये तो क्लियर हो ही गया होगा, दो बार उसे समझने क्लियर कर दिया इसको। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं। हृदय से निकलती महाधमनी, रक्त महाधमनी में आता है, महाधमनी से उसकी छोटी शाखाओं में धमनियों में, फिर उससे छोटी शाखाओं में धमनिकाओं में, फिर उससे छोटी शाखाओं में केशिकाओं में। ये केशिकाएं आपस में वापस मिलती हैं और वापस मिलकर बड़ी नलिका बनाती है जिसे शिरिका कहते हैं। शिरिकाओं से बनती हैं शिराएं और शिराओं से महाशिरा। ठीक है, तो ये था हमारा बंद परिसंचरण तंत्र। अब इस बंद परिसंचरण तंत्र को और ज्यादा क्लियर कर लेते हैं। तो यहां देखिएगा, हृदय से निकली ये वाहिनी जो शुद्ध रक्त को लेकर हमारे शरीर में पहुंचती है अलग अलग जगहों पर। ठीक है, और कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये छोटी छोटी शाखाएं वापस कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आपस में मिल जाती है और मिलकर बड़ी बड़ी शाखाएं बनाती हैं। फिर ये बड़ी बड़ी शाखाएं और बड़ी शाखाएं बनाती हैं, फिर ये बड़ी बड़ी शाखाएं और बड़ी वाहिनी में बदल जाती हैं। ठीक है, और वापस ब्लड को कहां छोड़ देती हैं? हृदय में छोड़ देती हैं। हृदय से यह अनाक्सीकृत रुधिर अब जाता है फेफड़ों में, और फेफड़ों में ये आक्सीकृत होकर वापस हृदय में पहुंचता है, और हृदय इसे वापस शरीर को स्थानांतरित कर देता है। इस डायग्राम को हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा डायग्राम। ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम आगे बढ़ जाएं। हमारा बस अभी यही उद्देश्य था कि खुला कैसे कहते हैं और बंद किसे कहते हैं। एक बार वापस देख लेते हैं खुले परिसंचरण तंत्र को। वापस देखिएगा, खुले परिसंचरण तंत्र में हृदय होता है। हृदय वाहिनियों में रक्त को पंप करता है, लेकिन ये वाहिनियां आगे जाकर इनके मुंह खुले हुए होते हैं और रक्त को गड्ढों में डाल देती हैं, साइनस में डाल देती हैं। ऐसे गड्ढे जिनमें कोई ना कोई अंग डूबा हुआ है। हर अंग के अपने चारों तरफ एक साइनस होता है, गड्ढा होता है, जिस गड्ढे में ब्लड को छोड़ दिया जाता है। वो अंग या उत्तक उसी ब्लड में डूबा हुआ रहता है और उसी से ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों का आदान प्रदान कर लेता है। ठीक है, फिर इन उत्तकों से होता हुआ इन साइनस से वो वापस कहां पहुंच जाता है? हृदय में पहुंच जाता है। हृदय इन्हें नलिकाओं से पंप करते हैं, नलिकाओं से ये गड्ढों में चला जाता है, अंगों के सीधे संपर्क में आ जाता है, उत्तकों के सीधे संपर्क में आ जाता है, कोशिकाओं के सीधे संपर्क में आ जाता है। ये ठीक है, फिर वहां से वापस वो नलिकाओं से होता हुआ हृदय में पहुंच जाता है। तो ये था हमारा खुला और बंद परिसंचरण तंत्र। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन रक्त के संगठन के बारे में। अब हम हमारे संवहन तंत्र में जो तीन भाग हैं, हमारे रक्त, वाहिनियां और हृदय, उनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। संयोजी उत्तक दो या दो से अधिक उत्तकों को या अंगों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। ये तो पूरे ही शरीर को कनेक्ट करने का काम करता है, हम कह सकते हैं। ठीक
ठीक है, और किस स्टेज में होता है, लिक्विड स्टेज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, जो मनुष्य में पाया जाने वाला रक्त है वो लगभग 5 लीटर होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में इसकी मात्रा 5 लीटर होती है। बात करें रक्त के भागों के बारे में कि रक्त किन किन से मिलकर बना हुआ है, तो रक्त 2 प्रकार की चीजों से मिलकर बना है, एक तो है प्लाज्मा और दूसरा है रक्त कणिकाएं। यूं समझें कि प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है और इस तरल पदार्थ के अंदर कई कणिकाएं डूबी हुई होती हैं। क्लियर? माने कि रक्त की वाहिनी है, इस रक्त वाहिनी में तरल पदार्थ है। यह तरल पदार्थ एक पीले रंग का क्षारीय तरल होता है। इस तरल पदार्थ को प्लाज्मा कहा जाता है। इसी प्लाज्मा में कणिकाएं भी होती हैं, जैसे कि लाल रुधिर कणिकाएं। इन लाल रुधिर कणिकाओं की मात्रा ज्यादा होती है। क्लियर? इन्हीं लाल रुधिर कणिकाओं की मात्रा ज्यादा होने की वजह से हमारे रुधिर का रंग लाल दिखाई देता है, ठीक है। और ज्यादा डिटेल बात करेंगे लाल क्यों भी होता है। और दूसरी होती है श्वेत रुधिर कणिकाएं। क्लियर? और श्वेत रुधिर कणिकाओं के अलावा इसमें पाई जाती हैं प्लेटलेट्स। तो हम कह सकते हैं रुधिर का एक भाग तरल भाग जिसे कहा जाता है प्लाज्मा और दूसरा रक्त कणिकाएं। जो प्लाज्मा होता है वो प्लाज्मा पूरे रक्त का 55% होता है। क्लियर? कितना प्रतिशत होता है? लगभग 55%। इस 55% प्लाज्मा में 90% पानी होता है, 90% जल होता है। क्लियर? शेष 10% में अन्य पदार्थ होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। क्लियर है? वापस देखिए, रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है जबकि 45% भाग रक्त कणिकाएं होती हैं। पहले हम प्लाज्मा के बारे में बात कर लेते हैं। जो प्लाज्मा होता है उसमें 90% पानी होता है और 10% में अन्य पदार्थ होते हैं। अन्य पदार्थ में होते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। यहां और थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो प्लाज्मा में हमने कहा कि प्लाज्मा में 90% जल होता है और 10% में अन्य पदार्थ होते हैं। इन अन्य पदार्थों में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हैं। जो कार्बनिक पदार्थ है वो मुख्य रूप से होता है प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। क्लियर? और ये कार्बनिक पदार्थ 7 से 8% होता है। कौन सा? प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। उन 10% में से 90% में जल, बाकी के 10% की बात कर रहे हैं हम। उन 10% में 7 से 8% होता है प्लाज्मा प्रोटीन। और जो अकार्बनिक पदार्थ हैं वो होते हैं लगभग 0.9%। इनमें मुख्य रूप से होते हैं अकार्बनिक लवण। और अकार्बनिक लवण में सबसे ज्यादा होता है सोडियम। क्लियर? बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में भी। प्लाज्मा प्रोटीन में मुख्य रूप से होते हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। ये प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रमुख प्रोटीन हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करें तो वापस देखिए, जो प्लाज्मा होता है वो प्लाज्मा पीले रंग का एक क्षारीय तरल होता है। इसका हल्का पीला रंग होता है। पीएच की बात करें तो पीएच कैसी होती है? इसकी क्षारीय होती है। क्लियर? तो याद रहेगा, जो तरल भाग है वो प्लाज्मा है, रक्त का 55% है, हल्के पीले रंग का एक क्षारीय तरल होता है। ठीक है? इसमें कई कणिकाएं तैरती रहती हैं, रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा की अगर बात करें उसके संगठन के बारे में तो उसका 90% भाग जल होता है। शेष 10% में अन्य पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। कार्बनिक पदार्थ में मुख्य रूप से प्रोटीन होता है। उन प्रोटीनों में मुख्य रूप से एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, बस आप याद रख सकते हैं कि प्रोटीन होते हैं कितना, 7 से 8% और अकार्बनिक लवण होते हैं 0.9%, जिसमें मुख्य रूप से होते हैं कौन? सोडियम। क्लियर? तो ये था हमारा प्लाज्मा।
हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम रक्त कणिकाओं के बारे में। चलिए, तो हमारी जो रुधिर कणिकाएं हैं उन रुधिर कणिकाओं में 45% सॉरी जो रक्त होता है उस रक्त में 45% जल होता है, माफ कीजिएगा, कोशिकाएं होती हैं या कह सकते हैं कि कणिकाएं होती हैं। इन कणिकाओं में से सर्वाधिक पाई जाती हैं लाल रुधिर कणिकाएं, उनसे कम पाई जाती हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, और उसके बाद पाई जाती हैं बिंबाणु या प्लेटलेट्स। रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता को या यूं कह सकते हैं इसके मापन को हिमेटोक्रीट कहा जाता है। क्लियर? ये शब्द याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे कि हिमेटोक्रीट क्या है, तो हम कहेंगे रुधिर में रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता को हिमेटोक्रीट कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करें, आगे बात करते हैं। तो एक एक करके हम इन रुधिर कणिकाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले रुधिर कणिका जो है वो है हमारी लाल रुधिर कणिका। जो लाल रुधिर कणिका है ये रुधिर कणिकाएं कुल रुधिर कणिकाओं का 99% होती हैं। क्लियर? कुल कणिकाओं का 99% होती है। अगर इसकी बात करें लंबाई और चौड़ाई की, तो इसकी लंबाई लगभग होती है 7 से 8 माइक्रोमीटर, और जो चौड़ाई होती है वो लगभग होती है 2 माइक्रोमीटर। क्लियर? बात करते हैं आकृति की। आकृति में ये उभयावतल होती हैं। उभयावतल होने का मतलब ये गोल होती हैं, ठीक है, डिस्क रूपी होती हैं, चपटी होती हैं, और बीच में से दबी हुई होती हैं। जैसे हम मान लीजिए आटे का एक लोया बनाए और उसे बीच में से दबा दे। क्लियर? मान लीजिए बीच में से अंदर धसी हुई होती हैं। यूं कह सकते हैं कि इनके धसे होने का कारण इनका केंद्रक विहीन होना है, माने कि इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। क्लियर? ऊंट की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, वहां अभी हम यहां पर आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए लिमिटेड बात कर रहे हैं कि केंद्रक विहीन होता है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का भी अभाव होता है। क्लियर? और केंद्रक न हो पाने की वजह से ये कभी भी डिवाइडेशन नहीं करती, कभी भी विभाजन नहीं कर पाती। तो जब विभाजन नहीं कर पाती तो आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये फिर पैदा कहां से होती है, बनती कहां से? तो इनका निर्माण होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, लाल अस्थि मज्जा में। क्लियर? इनका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। क्लियर? नेक्स्ट बात करें, इनके जीवन काल के बारे में बात करते हैं कि इनका जीवन काल कितना होता है। इनका जीवन काल होता है लगभग 120 दिन। क्लियर? मानिए कि 120 दिन बाद ये निष्क्रिय हो जाती हैं या किसी भी काम की नहीं रहती, तो उसके बाद इनका क्या होता है? इन रुधिर कणिकाओं को वापस से विघटित किया जाता है, और वापस से विघटित होने के बाद इसमें से जो उपयोगी पदार्थ हैं उन्हें वापस शरीर में काम में ले लिया जाता है, और अनुपयोगी पदार्थों को उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो बात करें ये काम कौन करता है? इसमें से उपयोगी भागों को निकालना और उपयोगी भागों को रख लेना, वो हैं हमारे प्लीहा और यकृत। जो आरबीसी मृत हो जाती हैं या वृद्ध हो जाती हैं, उन्हें प्लीहा द्वारा छानकर अलग कर लिया जाता है और वहां उन्हें नष्ट कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। उनको 2 भागों में तोड़ा जाता है।
एक हिम और दूसरा ग्लोबिन। जो हिम भाग है उसे यकृत में आयरन के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है, उसके आयरन को, हिम में से जो आयरन भाग है उससे संग्रहित कर लिया जाता है, और ग्लोबुलिन प्रोटीन को भी विघटित करके अमीनो अम्लों में बदल दिया जाता है। शेष अपशिष्टों को बिलीरुबिन, और बिलीवर्डिन में बदल दिया जाता है और उत्सर्जित कर दिया जाता है पाचक रसों के साथ में। क्लियर? नेक्स्ट बात करें। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके कार्य के बारे में। इसका कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो अब ये ऑक्सीजन का परिवहन कैसे कर पाती हैं? ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए इनके पास एक श्वसन वर्णक होता है जिसे कहा जाता है हीमोग्लोबिन। क्लियर? और ये हीमोग्लोबिन आरबीसी के भीतर उसके कोलाइडी भाग में रहता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करें। जो हीमोग्लोबिन का एक अणु है उस एक अणु में 4 फेरस आयन रहते हैं। ठीक है? और 4 ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। माने कि एक हीमोग्लोबिन अणु के निर्माण में 4 आयरन के अणु और 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं भाग लेती हैं। ये हीमोग्लोबिन उत्क्रमणीय रूप से ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। माने कि जब ये फेफड़ों में रहता है तो फेफड़ों से जब ये ऑक्सीजन कैप्चर करता है तो ऑक्सीजन लेकर बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब ये फेफड़ों से लेकर ऊतकों में जाता है तो ऊतकों में से ऑक्सीजन को तोड़कर ऊतकों को दे देता है और वापस किसमें बदल जाता है? हीमोग्लोबिन। माने कि उत्क्रमणीय रूप से ऑक्सी हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता रहता है। क्लियर? आरबीसी में एक एंजाइम की अधिकता रहती है जिसे कहा जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्लियर? तो ये था हमारा आरबीसी। वापस बात कर लेते हैं। जो आरबीसी होती हैं वो कुल रुधिर कणिकाओं की 99% होती हैं। दूसरी बात, ये उभयावतल होती हैं, माने कि दोनों तरफ से चपटी होती हैं, डिस्क रूपी होती हैं। क्लियर? बीच में से चपटी होती हैं, डिस्क रूपी होती हैं। केंद्रक का अभाव होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं पाई जाती। निर्माण होता है इनका लाल अस्थि मज्जा में। जीवन काल होता है 120 दिन का। मरने के बाद इनका विघटन किया जाता है पीढ़ा और यकृत में। क्लियर? कार्य की बात करें, इनका कार्य होता है ऑक्सीजन परिवहन और इसमें सहायता करता है इसमें एक लाल रंग का वर्णक जिसे कहा जाता है हीमोग्लोबिन। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण कणिकाओं का रंग लाल होता है। ये लाल रंग का वर्णक होता है, इसीलिए जो कोशिकाएं होती है, रुधिर कणिकाएं होती हैं, इन रुधिर कणिकाओं का रंग लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट बात करें। हीमोग्लोबिन के एक अणु के निर्माण में 4 फेरस आयन उपस्थित होते हैं और 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। और सबसे अंत वाली बात, इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेट भी काफी मात्रा में होता है। आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्राइड अधिक मात्रा में होता है। एक छोटी सी बात कि हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर बात करें तो हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। लीटर नहीं, डेसीलीटर ध्यान रखिएगा। 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। क्लियर? तो पहले आप इसकी मात्रा बता दें, फिर इसके अंदर मालूम इसकी आकार आकृति के बारे में बता दें कि आकार कैसा है इसका, इसकी आकृति कैसी है।
फिर इसके भीतर हम जाएंगे तो भीतर हम जाएंगे कि क्या क्या मौजूद नहीं है उसके बारे में बात करनी है। फिर हम उसके निर्माण से लेकर मृत्यु तक के बारे में बात करनी है और अंत में उसकी कार्य विशेषताओं के बारे में। क्लियर? तो 3 तरह से ये कहें कि 4 तरह से ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। पहले वापस देखें, प्रतिशत मात्रा, आकार, आकृति, ठीक है। अंदर चलेंगे तो कौन से अंग अनुपस्थित है। फिर बात करेंगे उसके जीवन से संबंध में कि कहाँ उसका निर्माण होता है, कहाँ उसका अंत होता है, कहाँ कितना उसका जीवन काल है, अंत के बाद उसका क्या हो जाता है। फिर बात करेंगे उसके कार्य के बारे में और कार्य कौन सहायता करता है इस कार्य में, और उस अणु की विशेषता के बारे में, और अंत में एक एंजाइम नहीं भूलिएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्लियर? अगली बात कि पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में इनकी संख्या कितनी होती है। पुरुषों में इनकी संख्या होती है 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर। माने कि 1 घन मिलीमीटर का, या 1 मिलीमीटर लंबा, 1 मिलीमीटर चौड़ा और 1 मिलीमीटर ऊंचा अगर एक हम डिब्बी लें तो उसके अंदर रुधिर कणिकाओं की संख्या कितनी होगी? लगभग 52 लाख। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में ये संख्या होती है पुरुषों की तुलना में कम, जो होती है 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर। क्लियर? तो आकार आकृति ध्यान रखिएगा, इसकी प्रतिशत मात्रा ध्यान रखिएगा, कहाँ जन्म होता है, कहाँ मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद कितना इसका क्या होता है, आयु काल क्या होता है, और उसके बाद कार्य और हीमोग्लोबिन की विशेषता। फिर थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्शन के, इसमें पुरुषों में इसकी मात्रा कितनी होती है, महिलाओं में इनकी मात्रा कितनी होती है। नेक्स्ट बात करें इसमें रंजक कौन सा पाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं इसमें हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है? 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर। नेक्स्ट जीवन काल सबको याद है इसका 120 दिन होता है, और कार्य इसका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। तो ये थी हमारी आरबीसी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम श्वेत कणिकाओं के बारे में, या श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में। जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, उन श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या जो होगी वो 5 प्रकार की होती हैं अलग अलग। अगले हम भाग पढ़ेंगे, अगला जो पार्ट आएगा उस पार्ट में इनकी थोड़ा सा व्यूज इजी हो जाएगा, इसको आसान कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा भी धुंधला धुंधला आ रहा होगा। हम दूसरी बात कर लेते हैं, इनकी संख्या की बात करें तो संख्या में लगभग कितनी होती है? 7000 प्रति घन मिलीमीटर। कहाँ? 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर, 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर, और कहां पर 7000 प्रति घन मिलीमीटर। माने कि इनकी संख्या कम होती है। अगर बात करें तुलनात्मक आरबीसी से, तो आरबीसी की तुलना में ये 600:1 के अनुपात में पाई जाती हैं। क्लियर? अगर जीवन काल की बात करें, रंजक की बात करें, तो ये श्वेत रक्त कणिकाएं ही इसलिए कहा जाता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई रंजक नहीं पाया जाता, माने कि रंजक अनुपस्थित होता है। जीवन काल की बात करें तो जीवन काल होता है इनका 4 से 5 दिन। और अगर आपसे पूछे कि पैदा कहां होती हैं, तो पैदा ये होती हैं अस्थि मज्जा और लसिका में। क्लियर? अस्थि मज्जा और लसिका ग्रंथियों में। क्लियर? बात करें इसके कार्य की, तो ये कार्य क्या करता है? ये कार्य करता है हमारे शरीर में बॉडीगार्ड का। बॉडीगार्ड का मतलब ये श्वेत रक्त कणिकाएं बाहर से आने वाली हानिकारक रोगाणुओं से हमारी सुरक्षा करती हैं। क्लियर? तो ये था हमारा श्वेत रुधिर कणिकाएं। लेकिन अभी श्वेत रुधिर कणिकाएं खत्म नहीं हुई हैं, श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में डिटेल बात करेंगे, क्योंकि जो श्वेत रुधिर कणिकाओं के प्रकार हैं वो प्रकार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां थोड़ा सा हम आइडिया ले लेते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में हम पूरे श्वेत रुधिर कणिकाओं के प्रकारों के बारे में डिटेल बात कर लेंगे। श्वेत रुधिर कणिकाएं 2 प्रकार की होती है, कणिकामय और अकणिकामय।
ऐसी श्वेत रुधिर कणिकाएं जिनके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं पाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है कणिकामय श्वेताणु या कणिकामय WBC या कणिकामय श्वेत रक्त कणिकाएं। क्लियर? और दूसरी, जिनके कोशिका द्रव्य में किसी प्रकार के कण नहीं पाए जाते उन्हें कहा जाता है अकणिकामय श्वेताणु। मानिए जब इससे इन्हें स्टैंड किया जाता है, इन्हें कलर किया जाता है तो कुछ में कणिकाएं नजर आती हैं, कुछ में नहीं आती। जिनमें नजर आती है उन्हें कणिकामय श्वेताणु और जिनमें नजर नहीं आती उन्हें अकणिकामय श्वेताणु। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे श्वेत रक्त कणिकाओं के प्रकारों के बारे में। थैंक यू।